मार्च 2025 में एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में बयान दिया कि महाराणा सांगा कोई वीर नहीं थे बल्कि गद्दार थे, जिन्होंने बाबर को बुलाकर अपने ही देश से गद्दारी की थी। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता। इनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब हमें पता चल जाएगा। जब हमने इतिहास के पन्नों को पलटा तो हमें पता चला कि महाराणा सांगा नहीं, दिल्ली सल्तनत के सरदार आलम खान और दौलत खान लोधी इस देश के गद्दार थे, जिन्होंने बाबर को भारत में बुलाया था। दोस्तों, इन दोनों का नाम याद रखना, आगे की इस वीडियो में आपको समझने में आसानी होगी। बाबरनामा में खुद बाबर ने यह लिखा है कि दिल्ली के असंतुष्ट सरदारों ने उसे बुलाया था। महाराणा सांगा का नाम इसमें कहीं नहीं आता है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता, डॉक्टर AR पाठक और जदुनाथ सरकार ने भी साफ लिखा है कि महाराणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। उस समय महाराणा सांगा खुद दिल्ली सल्तनत से युद्ध लड़े थे और बाबर से भी भिड़े थे, यानी वे कभी किसी बाहरी आक्रमणकारी के साथी नहीं थे। कौन थे महाराणा सांगा, जिन्हें हिंदू पद की उपाधि दी गई थी, यानी हिंदुओं का स्वामी कहा गया था? सन 1482 को चित्तौड़गढ़ के महल में महारानी रतन कंवर बाई को एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था संग्राम सिंह। ज्यादातर ऐतिहासिक ग्रंथ और आधुनिक इतिहासकार उनकी जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं करते हैं। हमें केवल साल 1482 का उल्लेख इतिहास की किताबों में मिलता है। इतिहास की किताबों के पन्ने पलटने पर हमें मिलता है कि इनके लगभग 17 भाई थे। उन्हीं भाइयों में से एक थे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का मेवाड़ की गद्दी के लिए अपने भाइयों के साथ संघर्ष होता है। सबसे पहले उनका संघर्ष सबसे बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह के साथ होता है, लेकिन संग्राम सिंह उन्हें पराजित कर देते हैं। इसके बाद संग्राम सिंह जगमाल, आस्करण, सूरजमल, वीरमदेव, जयमल और नरभान सिंह इन सभी भाइयों को पराजित कर देते हैं। राणा रायमल के पुत्रों के बीच गद्दी की लड़ाई काफी लंबे समय तक चली थी। इसी संघर्ष में अंत में संग्राम सिंह विजयी होते हैं और मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, जिन्हें हम आज महाराणा सांगा के रूप में जानते हैं। महाराणा सांगा ने अपने राजकाल में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन कुछ युद्ध काफी विध्वंसकारी थे, जिनकी चर्चा हम आगे की इस वीडियो में करेंगे। सन 1517 में महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच खाटोली का युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी को धूल चटा देते हैं। इसके बाद इब्राहिम लोदी अपनी हार का बदला लेने के लिए सन 1518 में फिर महाराणा सांगा से धौलपुर में युद्ध करते हैं और एक बार फिर इब्राहिम लोदी को धूल चाटनी पड़ती है, यानी कि वो फिर हार जाते हैं। इस जीत के बाद महाराणा सांगा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी और वे उत्तर भारत में एक महाशक्ति बनकर उभरे थे। अब हम वापस चलते हैं बाबर पर कि वो भारत में कब और कैसे आया था। देखो, बाबर फरगना का तैमूरी शासक था। कई बार भारत पर छोटे छोटे आक्रमण कर चुका था। सन 1524 में दौलत खान लोधी, जो पंजाब का गवर्नर था, इब्राहिम लोधी से उसकी नहीं बनती थी। उसने बाबर को बुलाया ताकि इब्राहिम लोधी को गद्दी से उतार सके और खुद इसका फायदा उठा सके। और दूसरे थे इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी। उसको भी दिल्ली की गद्दी चाहिए थी, इसलिए उसने बाबर को न्योता दिया। दिल्ली सल्तनत में आंतरिक कलह थी। कई अफगान सरदार इब्राहिम लोधी से नाराज थे क्योंकि वो सख्त और तानाशाही ढंग से शासन कर रहा था। ये लोग बाबर को इस उम्मीद में बुलाए थे कि वो इब्राहिम लोधी को हराकर उनकी मदद करेगा। फिर आता है साल 1526। बाबर बड़ी सेना और तोपखानों के साथ भारत पर आक्रमण करता है और ये युद्ध होता है पानीपत में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। बाबर बनाम इब्राहिम लोधी। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाता है। इसी लड़ाई में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डली थी। तो फिर उनका क्या हुआ जिन्होंने बाबर को भारत में बुलाया था? सबसे पहले बात करते हैं दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब का गवर्नर था। यह बाबर को बुलाने में सबसे आगे था।
सोचा था कि बाबर उसकी मदद करेगा और पंजाब उसे दे देगा, लेकिन बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसे शक की निगाहों से देखा और सोचा कि जो खुद के राजा का सगा न हो सका वो मेरा क्या होगा। तो फिर बाबर ने दौलत खान को कैद कर लिया और कुछ समय के बाद वह जेल में ही मर गया। यानी जिसने उसे बुलाया था उसी ने उसे खत्म कर दिया। अब बारी आती है आलम खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा की। बाबर से उम्मीद थी कि दिल्ली का तख्त उसे मिलेगा, लेकिन बाबर ने उसे कुछ इलाके दिए राज करने के लिए। पर जब आलम खान ने ज़्यादा मांगा तो बाबर ने उसका साथ छोड़ दिया। मजबूर होकर आलम खान ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया, पर बाबर की ताकत और तोपों के सामने उसकी एक न चली और वे हार गया। बाद में गुमनामी और हार मानकर उसकी भी कहानी खत्म हो गई। बाबर ने इन दोनों का इस्तेमाल किया, सतह हथियाई और फिर किनारे कर दिया। ये इतिहास का बड़ा सबक है। जो बाहरी ताकत को अपने फायदे के लिए बुलाते हैं वे अंत में खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। जब 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तो इस जीत से हिंदुस्तान के राजाओं को खतरा महसूस हुआ कि अब एक नया विदेशी आक्रांता बाबर यहाँ स्थायी रूप से बैठ जाएगा। महाराणा सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तक बढ़ने का सपना देख रहे थे। महाराणा सांगा चाहते थे कि राजपूतों के नेतृत्व में एक एकीकृत हिंदू साम्राज्य बने और दिल्ली पर हिंदू शक्ति का झंडा लहराए, लेकिन बाबर की पानीपत विजय से यह सपना टूटता दिख रहा था। इसीलिए महाराणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी और बड़ी राजपूत संघीय सेना लगभग 1 लाख सैनिक को लेकर युद्ध के लिए निकले। महाराणा सांगा और बाबर का आमना सामना होता है खानवा के मैदान में। यह टकराव इसलिए हुआ क्योंकि महाराणा सांगा बाबर को भारत में जड़ जमाने नहीं देना चाहते थे और दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य चाहते थे। इन दोनों के बीच साल 1527 को खानवा के मैदान में भीषण युद्ध होता है। बाबर के पास तोपखाने, घुड़सवार, तुर्की युद्ध रणनीति थी। महाराणा सांगा और राजपूतों ने वीरता से इस युद्ध में लड़ाई की, लेकिन बाबर के आधुनिक हथियारों के सामने उनकी सेना कमजोर हो गई और इस युद्ध में महाराणा सांगा बाबर को भारत से भगाने में नाकामयाब रहते हैं। इस लड़ाई के बाद बाबर अपनी किताब बाबरनामा में महाराणा सांगा को उस समय के सबसे बड़े भारतीय राजा, द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ दैट टाइम कहा था। बाबर ने लिखा कि राणा सांगा की सेना की वीरता और शक्ति की वजह से उसकी सेना भयभीत थी। उन्होंने लिखा कि राणा सांगा की कट्टरता और वीरता ने मेरी सेना को चिंतित कर दिया और डरा हुआ कर दिया। मुस्लिम अफगानों ने तो उन पर भरोसा छोड़ दिया और तुर्कों ने शिकायत की थी कि वे उस जमीन की रक्षा क्यों करें जिससे वे नफरत करते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बाबर ने महाराणा सांगा को एक बेहद खतरनाक और प्रभावशाली प्रतिद्वंदी माना। तो ये था महाराणा सांगा और बाबर के जीवन काल का छोटा सा अंश जो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में हमारी कहानी शुरू हुई थी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान से जो कि बिल्कुल गलत था। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो नेता चुनाव लड़ता है उसका भी एग्जाम होना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोग चुनाव में उतरेंगे, जिससे हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे देश, हमारे राज्य को पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत का, यहाँ तो आतंकवादी भी चुनाव में उतरकर जीत जाते हैं, चाहे वे जेल में ही क्यों ना हो। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।